हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 4 की, दैट इज एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। की क्या ऐसे रीजंस है कि इंडिया जो है उसको हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री भी बोल सकते हैं। सो 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। की हमारी टोटल पॉपुलेशन में से जो 2/3 पॉपुलेशन है वो हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इंगेज्ड है। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी एंड प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड एंड फूड ग्रेन्स। कि हमारी जो एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जो कल्टीवेशन होती है, ये सारी प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं रॉ मटेरियल फॉर आर वेरियस इंडस्ट्रीज। कि हमारे इंडस्ट्रीज के लिए वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है, जैसे कॉटन हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, और शुगर हमारी शुगर केन या फिर हमारी जो शुगर होती है, ब्राउन शुगर्स हैं, इन सब के लिए, या किसी भी एक बेसिक इंडस्ट्री के लिए जिसमें शुगर का यूज होता है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक टी, स्पाइसेस, कॉफी आर एक्सपोर्टेड एंड अर्न फॉरेन एक्सचेंज। की एग्रीकल्चर से सिर्फ हम अपने कंट्री की ही जो नीड्स हैं उनको फुलफिल नहीं करते, हम उनको एक्सपोर्ट भी करते हैं दूसरी कंट्रीज में, और वहां से हम क्या अर्न करते हैं, हमारा फॉरेन एक्सचेंज। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फार्मिंग? की कितने टाइप्स की फार्मिंग होती है? एंड कल्टीवेशन मेथड हैज चेंज सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द characteristics of physical environment, technological known how and socio-cultural practices. Farming varies from subsistence to commercial type at present in different parts of India. कि इंडिया के सभी पार्ट्स में बहुत डिफरेंटली जो हमारे फार्मिंग है उनके डिफरेंट टाइप्स यूज किए जाते हैं फॉर कल्टीवेशन पर्पसेज। और उसके बाद यहाँ पर होते हैं हमारे इन्वायरमेंटल, कैसे हमारे वहाँ पर फिजिकल टेरेन कैसा है, वहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, या वहाँ पर कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। यही सबको देखते हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग मेथड जो है वो डिफरेंट रीजन्स में यूज किए जाते हैं। फर्स्ट टाइप जो हमारे पास फार्मिंग का आता है वो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इस फार्मिंग को हम क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर फार्मर्स क्या करते हैं, एक पैच को क्लियर करते हैं टू प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स। और उसके बाद जब वहां पर बहुत ज्यादा क्रॉप उगाने की वजह से क्या होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से फार्मर्स को जो है वो शिफ्ट होना पड़ता है और एक नए पैच को जो है, फ्रेश पैच को क्लियर करना पड़ता है और उस लैंड को जो है वो कल्टीवेशन के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। एंड इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। क्योंकि कंट्री के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स में प्रैक्टिस की जाती है, इसलिए डिफरेंट रीजन्स में इनके डिफरेंट नाम से इनको हम जानते हैं, जैसे झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और ये जो लैंड है इसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो लो हो जाती है, और इस टाइप की एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें लैंड को जो है वो बर्न कर दिया जाता है ताकि नेक्स्ट क्रॉप जो है वो उस पर ग्रो की जा सके। एंड दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स ऑन मॉनसून। कि मॉनसून जो एक रेनफॉल है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इस टाइप की फार्मिंग में, जहां पर जो सारी फार्मिंग जो प्रैक्टिसेस हैं वो कहीं ना कहीं मॉनसून पर डिपेंड करती हैं। एंड दिस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन अ फ्यू पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में इसे प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन उन स्टेट्स में बहुत छोटे ऐसे रीजन्स हैं जहां पर इनको यूज किया जाता है फॉर फार्मिंग प्रैक्टिसेस। उसके बाद हमारे पास आते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, जब बहुत ज्यादा इंटेंस लेवल पर, बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल पर जो है वो प्रोडक्शन की जाए। एंड दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। तो मोस्टली ये उन्हीं रीजन्स में ग्रो किए जाते हैं, या इस टाइप ऑफ मेथड जो है वो यूज किया जाता है जहां पर जो पॉपुलेशन का प्रेशर है उस लैंड पर बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड कम होने की वजह से पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा होती है जिनको उनको फीड करना होता है, इसी वजह से एक ही लैंड को बहुत बार जो है वो ग्रो किया जाता है। एंड इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल यहाँ पर फार्मिंग की जाती है, इसलिए लेबर इंटेंसिव भी होती है जहां पर बहुत ज्यादा लेबर का यूज होता है। एंड द बायोलॉजिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हाई प्रोडक्शन। कि यहाँ पर बायोलॉजिकल इनपुट्स जो होते हैं, हमारे हाई वेराइटी ऑफ सीड्स यूज होते हैं। उसके बाद हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज भी जो है वो यूज की जाती हैं फॉर हायर प्रोडक्शन। एंड देन देयर इज अ प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है जिनको फीड करना है, इसी छोटे पैच जो होते हैं हमारे एग्रीकल्चर लैंड जो होते हैं उन पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। थर्ड हमारे पास है कमर्शियल फार्मिंग। और कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, जिसमें बहुत ही ज्यादा मॉडर्न इनपुट्स जो हैं वो डलते हैं। ड्यू टू कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कि यहाँ पर जो कमर्शियलाइजेशन है वो प्लेस टू प्लेस जो है वो डिफरेंट होता है।
एंड अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ओवर अ लार्ज एरिया, की एक ही क्रॉप को बहुत ज्यादा कमर्शियल पर्पस के लिए बहुत बड़े लैंड एरिया में इसको ग्रो किया जाता है। एंड द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज, की एक ही टाइप अगर आप कॉटन को ले लो, कॉटन को इतना ज्यादा कमर्शियल यूज के लिए ग्रो किया जाता है ताकि उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो है वो एक्सपोर्ट किया जा सके या उसको उसमें एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जा सके। और इसके लिए जो माइग्रेंट लेबर्स होते हैं उनको भी हायर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर होने वाली है। इसी का एक टाइप हमारे पास आता है प्लांटेशन, एंड इट इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन विच अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। और प्लांटेशन कवर जो होते हैं बहुत बड़े लैंड ट्रैक्स जो होते हैं उनको कवर करते हैं यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स, जिनमें बहुत सारा मनी और कैपिटल जो है वो रिक्वायर्ड होता है। विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स all the produce is used as a raw material in industries like tea, coffee, rubber, sugar cane and banana। ये सारे जो हमारे क्रॉप्स होते हैं इनको हम प्लांटेशन क्रॉप्स भी बोलते हैं, जो सिंगल क्रॉप होता है और बहुत लार्ज एरिया पे ग्रो किया जाता है। जो हमारे पास क्रॉपिंग पैटर्न है इंडिया में वो कैसे हैं, एंड दीज आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ द कंट्री। इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग सीजन, कि हमारे इंडिया में जो हमारे पास है 3 क्रॉपिंग सीजन आते हैं, जिनके बीच में हमारे पास फर्स्ट आता है राबी, सेकंड खारिफ एंड थर्ड वन इज जैद। तो अभी फर्स्ट हमारे पास है राबी, सेकंड हमारे पास है खारिफ एंड जैद। तो इसके हम जो है वो सोइंग सीजन याद करेंगे, हार्वेस्टिंग सीजन कौन सा होगा और इनके इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन कौन से हैं। तो राबी जो है उसका सोइंग सीजन क्या होता है, विंटर में फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, कि अक्टूबर टू दिसंबर में जो है वो इनको जो इनके सीड्स हैं उनको ग्रो किया जाता है। और इनकी हार्वेस्टिंग मतलब जो इनको काटा जाता है वो हम काटते हैं इन समर्स अप्रैल टू जून। तो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का इनका साइकिल चलता है, कि फ्रॉम विंटर टू समर, जैसे ही समर स्टार्ट होते हैं इनकी कटिंग जो है, जो इनकी हार्वेस्टिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। उसी हिसाब से अगर हम इसके बाद देखें वो हमारे आते हैं खारिफ। जैसे ही रेनी सीजन जो है वो स्टार्ट होता है इंडिया में, वैसे ही इनके सीड्स जो है वो ग्रो होने के लिए लगा दिए जाते हैं फील्ड्स में, और उसके बाद सितंबर टू अक्टूबर में इनकी हार्वेस्टिंग भी जो है वो स्टार्ट कर दी जाती है। थर्ड जो हमारे पास क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें आते हैं हमारे पास जैद क्रॉप्स, और जैद जो होते हैं वो राबी एंड खारिफ के बीच में ग्रो किए जाते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो अक्टूबर टू दिसंबर में जो है इन्होंने ग्रो किया, और उसके बाद जो इनकी कटिंग होगी, जो हार्वेस्टिंग होगी वो अप्रैल टू जून होगी। तो अप्रैल टू जून के बाद जो अक्टूबर तक का टाइम होता है उसमें हमारे जैद क्रॉप जो है वो ग्रो किए जाते हैं, जिनमें हमारे पास आते हैं वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर एंड अदर वेजिटेबल एंड फॉडर क्रॉप्स। अभी सीजन में जो हमारी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हमारे पास आती हैं वो है वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। तो अगर आपको वीट याद रखना हो या आपको राबी क्रॉपिंग सीजन याद रखना हो तो आप कैसे रखोगे, कि जो राबी है उसमें राइस जो है वो ग्रो नहीं किया जाएगा, इसका ऑपोजिट जो है वो वीट जो है वो ग्रो किया जाएगा। तो यहाँ से आप एक ये याद रख सकते हो कि राइस अगर आपसे पूछे कि कौन से सीजन में होता है तो वो खारिफ में होता है, और राइट जो है वो एक राबी क्रॉप है। तो उसी के साथ जो हमारे खारिफ क्रॉप्स आते हैं उनके बीच में हमारे पास आता है पैडी, दैट इज राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर, जो इसमें पल्सेस हैं वो बहुत ज्यादा ग्रो की जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं कॉटन एंड जूट, जो कि फाइबर क्रॉप्स हैं, और ग्राउंडनट एंड सोयाबीन जो है वो हमारे ऑयल सीड्स हैं। क्रॉप्स इन इंडिया, तो अभी हम एक एक क्रॉप को जो है वो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास आता है राइस, जो कि एक खारिफ क्रॉप है और जिसको हम ग्रो करते हैं फ्रॉम टू दिसंबर, और इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। तो ये वहीं पर ग्रो कर सकती हैं जहां पर एनुअल रेनफॉल जो है वो अबव 100 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। एंड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, एंड इट्स ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज ऑफ द डेल्टाइक रीजन। क्योंकि ये सारे जो पार्ट्स हैं हमारे, जो ये हमारा ट्राइंगल बनता है, ये सबसे ज्यादा जो है इनका एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर जो है वो एनुअली रिसीव करता है, और सबसे ज्यादा सूटेबल जो एरियाज हैं वो सारे राइस को ग्रो करने के लिए यहाँ पर ही हमें देखने को मिलते हैं, कोस्टल रीजन्स हो या फिर वेस्ट बंगाल जो है वो सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है। सेकेंड नंबर पर जो हमारे पास आते हैं वो है राबी क्रॉप, एंड इट रिक्वायर्स कूल ग्रोइंग सीजन, इसीलिए इनको हम विंटर क्रॉप भी बोलते हैं। ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपिंग, मतलब जिस टाइम पर इनको जो ग्रो करने के लिए चाहिए होता है टेम्परेचर, वो सनशाइन होना चाहिए, लेकिन इनका जो ग्रोइंग सीजन है वो कूल होना चाहिए। एंड इट रिक्वायर्स 50 to 75% ऑफ एनुअल रेनफॉल। तो अब वो एनुअल रेनफॉल हमें विंटर्स में कहाँ मिलेगी, हमारे नॉर्थ इंडियन रीजन्स में। एंड रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन, एंड द गंगा सतलुज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन आर टू मेन wheat growing
India and it is the second most important cereal crop and main food crop in the north and northwestern part of India। क्योंकि फर्स्ट नंबर पर हमारे पास आता है राइस और सेकंड नंबर पे जो इम्पोर्टेंट हमारी सीरियल क्रॉप है वो है वीट। तो यहाँ पर जितना भी हमारा नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ पार्ट है यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा वीट ग्रोइंग प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। नंबर 1 पर हमारे पास आता है उत्तर प्रदेश। और ये अगर आप एक चीज नोटिस करोगे कि जितना भी हमारा नॉर्थ इंडिया है यहाँ पर सबसे ज्यादा कंजप्शन जो है वो वीट का है, और जो हमारा साउथ इंडिया है और जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स हैं जो हमारा राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वहां पर कंजप्शन भी जो है वो सबसे ज्यादा राइस का देखने को मिलता है। हमारे पास आते हैं मिलेट्स। तो मिलेट्स में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पोर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया एंड दीज आर द कोर्स ग्रेन्स एंड हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। क्योंकि ये ज्वार जो है वो हमारा थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फूड क्रॉप है विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन, की सबसे ज्यादा एरिया पर जो ग्रो किया जाता है थर्ड नंबर पर वो आता है हमारा ज्वार। एंड इट इज अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरिया। जहां पर एयर में बहुत ज्यादा मॉइस्चर रहता है वहां पर हम इजिली ज्वार को जो है वो ग्रो कर सकते हैं। वैसे ही बाजरा अगर देखें तो ये जो है वो सैंडी सॉइल्स मतलब किसी भी एरिड रीजन में जहां पर डेजर्ट लाइक कंडीशंस होती हैं जैसे हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट राजस्थान एंड गुजरात का, वहां पर सबसे ज्यादा हमें जो है वो ये क्रॉप देखने को मिलती है। वैसे ही रागी जो है वो भी एक ड्राई रीजन क्रॉप है, ये भी जो हम इसको एक डेजर्ट एरिया में ग्रो कर सकते हैं। ग्रोज वेल ऑन द रेड ब्लैक सैंडी लूमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल। तो सबसे ज्यादा जो ब्लैक सॉइल पर ग्रो किए जाने वाली क्रॉप है वो हमारी रागी एंड कॉटन है। और जो हमारी ज्वार है वो मेनली प्रोड्यूस की जाती है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश में, जितना भी हमारा सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है। उसके बाद रागी हमारी प्रोड्यूस की जाती है कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश में। और जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत डिफरेंट रीजन्स में पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर ड्राई रीजन्स में पाया जाता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में उन रीजन्स में जहां पर डेजर्ट लाइक कंडीशन है, क्योंकि हिमाचल में भी हमारे पास एक कोल्ड डेजर्ट है। और वैसे ही सिक्किम में भी जो एक बहुत ज्यादा कोल्ड स्टेट है, यहाँ पर भी हमें कोल्ड डेजर्ट में ये सब चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। हमारे पास आता है मेज। तो मेज एक खारिफ क्रॉप है दैट रिक्वायर्स द टेम्परेचर बिटवीन 21 to 27 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रोज इन वेरी ओल्ड एलुवियल सॉइल। तो ओल्ड एलुवियल सॉइल जो होती है उसको हम भी बोलते हैं और ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, इट इज यूज्ड एज बोथ फूड एंड फॉडर, क्योंकि ये जो है वो लाइफ स्टॉक को भी काम आती है। मेजर मेज क्रॉपिंग जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में वो हमारे पास आते हैं कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो ये जो यहाँ पर डिवीजन है वो तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश की है। तो ये सारे जो हमारे स्टेट्स हैं वो है हमारे मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। है हमारी पल्सेज एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेज इन द वर्ल्ड। कि जितने भी पल्सेज हैं हमारे यहाँ ग्रो की जाती हैं उसमें सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कंट्री वो है इंडिया, और यहाँ सबसे ज्यादा कंजप्शन भी जो है वो इसका किया जाता है। एंड पल्सेज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड वेजिटेरियन डाइट। की वेजिटेरियन डाइट में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन का सोर्स होता है वो हमारे लिए पल्सेज होते हैं। जैसे अगर हम देखें तूर दाल, उसके बाद उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम्स। तो ये सारे जो हैं हमारे मेजर पल्सेज हैं जो इंडिया में भी ग्रो किए जाते हैं। पल्सेज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप सो दैट द सॉइल रिस्टोर फर्टिलिटी। क्योंकि अगर हम सिर्फ पल्सेज को ग्रो करेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, इसलिए हम ऑल्टरनेट तरीके से रोटेशन में कभी हम पल्सेज लगा लेते हैं, यहाँ हम कभी भी कोई खारिफ या राबी क्रॉप लगा लेते हैं। मेजर पल्सेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। तो ये जो हमारा सारा सेंट्रल पार्ट है यहाँ पर हमें जो है वो सारे हमारे पल्सेस ग्रो जो हैं वो किए जाते हैं। के अलावा कौन से ऐसे क्रॉप्स हैं जो इंडिया में ग्रो किए जाते हैं, तो उनमें हमारे पास आता है शुगर केन दैट इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। तो हमारे इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस होता है इट मीन ये जो है वो एक ट्रॉपिकल एरिया है। well in hot and humid climates with the temperature of 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। और एनुअल रेनफॉल जो इसको चाहिए होती है ग्रो करने के लिए वो होती है 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। तो ये जो रेनफॉल है हमें यूजुअली ट्रॉपिकल एरियाज में देखने को मिलती है। और भी ग्रोन ऑन अ वेराइटी ऑफ सॉइल्स के आप किसी भी सॉइल टाइप में इसको इजिली ग्रो कर सकते हो। एंड नीड्स मैनुअल लेबर फॉर सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, क्योंकि जो हमारे शुगर केन होते हैं, जो हमारे गन्ने होते हैं, उनको ग्रो करने के लिए हमें मैनुअल लेबर चाहिए होती है, मशीन से ये काम हम नहीं कर सकते। एंड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राजील। की ब्राजील जो है वो हमारा आता है साउथ अमेरिकन कंट्री। तो इसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में वो आता है इंडिया। एंड शुगर केन इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर गुड
दैट इज जैगरी एंड खांसरी एंड मोलासिस। तो ये जो है हमारे ये शुगर से बनने वाले, शुगर केन से बनने वाले सारे प्रोडक्ट्स हैं। और उसके बाद द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर यूपी, महाराष्ट्र। उसके बाद हमारे पास आता है इसी के साथ इसकी नेबरिंग स्टेट जो है वो है कर्नाटका एंड तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड बिहार एंड पंजाब एंड हरियाणा। तो ये जो सारे स्टेट्स हैं ये हमारे शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, जिनमें नंबर 1 पर हमारा आता है उत्तर प्रदेश। हमारे पास आते हैं ऑयल सीड्स, जिनसे ऑयल जो है वो हमें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ इंडिया। की अराउंड 12% एरिया जो है वो टोटल क्रॉप्ड एरिया वो ऑयल सीड्स को ग्रो करने के लिए यूज किया जाता है। और जो मेन ऑयल सीड्स हमारे हैं वो है ग्राउंडनट विच इज ए खारिफ क्रॉप। Half of the major oil seeds produced in India and Gujarat is the largest producer of groundnuts। कि सबसे ज्यादा ग्राउंडनट जो है वो गुजरात में ग्रो किए जाते हैं। एंड मस्टर्ड इज अ राबी क्रॉप, जो कि हमारे इंडिया में भी ग्रो किया जाता है। मस्टर्ड सीड्स एंड सीजम सेसमे सीड्स दैट इज तिल, इट इज ऑल्सो अ खारिफ क्रॉप ग्रोन इन द नॉर्थ एंड राबी इन द साउथ इंडिया। उसके बाद हमारे पास आते हैं कैस्टर सीड्स दैट इज ग्रोन एज बोथ राबी एंड खारिफ क्रॉप। एंड लेन सीड्स इन द राबी क्रॉप दैट इज कोकोनट, सोयाबीन, सनफ्लावर्स। तो उसके बाद हमारे पास आते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स दैट इज टी। और टी इज ऑल्सो अ बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। एंड द टी प्लांट ग्रोज वेल इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स विद डीप फर्टाइल एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल, जहां पर हमारे पास जो वाटर की सप्लाई है वो अच्छी होनी चाहिए, या फिर एनुअल रेनफॉल जो है वो अच्छी होनी चाहिए। एंड रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। टी बुशीज रिक्वायर्स वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। Labor intensive industry and major tea producing states are Assam, hills of Darjeeling and जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। तो ये जितने भी हमारे का ये पार्ट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमारे पास असम जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का। पर जो हमारे पास प्लांटेशन जो एक बेवरेज आती है वो है कॉफी। एंड येमेन कॉफी इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड दिस वेराइटी ऑफ कॉफी इज इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कि येमेन की जो एक स्पेशलाइज्ड कॉफी है वो हमारे इंडिया में भी ग्रो की जाती है, जिसकी डिमांड जो है वो वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है। एंड इट वाज cultivated and introduced on the Baba Budhan Hills in confined to the Nilgiri Hills in Karnataka and Kerala and Tamil Nadu। तो ये जो मेन हमारे 4 स्टेट्स हैं ये सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, जिनमें नंबर 1 पर हमारे पास आता है कर्नाटका। आते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, जितने भी हमारे फ्रूट्स जो हैं वो कब कब ग्रो किए जाते हैं और किन एरियाज में ग्रो किए जाते हैं। इंडिया इज ए प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स, क्योंकि इंडिया जो है वो एक ट्रॉपिकल कंट्री भी है और एक सब टेम्परेट कंट्री भी है, क्योंकि ये जो है वो ऑल्टीट्यूडनल वाइज भी देखा जाता है कि जो हमारे हिमालयज हैं वो टेम्परेट हैं, लेकिन जो हमारा साउथ इंडिया है वो एक ट्रॉपिकल एरिया है। तो मेजर जो क्रॉप्स हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं, जैसे पी, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो जो है ये सारे हमारे क्रॉप जो है वो ग्रो किए जाते हैं। Some of the famous horticulture crops grown in India are महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी एंड वेस्ट बंगाल, क्योंकि हर एक एरिया की अपनी स्पेशलाइजेशन होती है, अपनी स्पेशलिटी होती है अपने फ्रूट्स में। तो मैंगो जो है वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के फेमस हैं। ऑरेंजेस जो है वो हमारे नागपुर एंड चिरापुंजी इन मेघालय के फेमस हैं। बनानाज इन केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। लीची एंड गवा यूपी एंड बिहार। पाइनएप्पल्स ऑफ मेघालय। grapes of Andhra Pradesh, Telangana and Maharashtra, apples and pears, apricots and walnuts of Jammu Kashmir and Himachal Pradesh। कल्चर को सपोर्ट करने के लिए कौन से ऐसे टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है वो किए गए। रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है कि कुछ भी एक्टिविटी जो चल रही थी उसको कैसे रिफॉर्म किया गया ताकि उससे जो है वो इजिली लाइवलीहुड जो है वो चल सके, और यहाँ पर जो है वो रिफॉर्म से कुछ ना कुछ फायदा जो फार्मर्स को मिल सके। सो एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स अ लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो एग्रीकल्चरल कंट्री है जहां पर मोर देन 60% पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज में इंगेज है। So this sector needs some serious technical and institutional reforms. For that, Green Revolution and White Revolution were some of the reforms initiated by the people to improve agriculture। तो White Revolution जो है वो हमारा एसोसिएटेड है हमारे मिल्क प्रोडक्शन से, और ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो हमारा आता है फील्ड से या फिर एग्रीकल्चर क्रॉप से। तो ये जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिल्क से जो है वो कौन सा रेवोल्यूशन है, या डायरेक्टली वो ये पूछ लेंगे कि व्हाइट रेवोल्यूशन जो है वो किस चीज से एसोसिएटेड है, तो वो मिल्क से एसोसिएटेड है। इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, तो कुछ स्कीम्स को लॉन्च किया गया जैसे हमारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना,
पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, दैट इज PAIS, special weather bulletins and agricultural programs were forecasted on रेडियो एंड टेलीविजन। और उसके बाद हमारे पास गवर्नमेंट ने क्या किया, अनाउंस किया एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड न्यूमिनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइस फॉर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स बाय द स्पेकुलेटर्स एंड मिडलमैन, कि यहाँ पर जो भी हमारा मिडलमैन जो होगा, जो यहाँ से वो होलसेलर से रिटेलर तक जो भी जाएगा, तो वो फार्मर्स को कहीं ना कहीं उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। इस वजह से जो एक मिनिमम प्राइस सपोर्ट जो है वो फार्मर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। और यहाँ पर पर्सनल एक्सीडेंट क्लेम्स के लिए भी, अगर आपकी जो क्रॉप है उसमें फेलियर हो जाता है ड्यू टू मॉनसून और एनी अदर रीजन, तो यहाँ पर जो है वो पर्सनल एक्सीडेंट क्लेम्स में भी किया गया। और यहाँ पर इनके लिए किसान जो क्रेडिट कार्ड योजना है वो भी एक तरह से स्कीम जो है वो गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई। फार्मर्स को कितना फायदा हुआ ऑन ग्राउंड ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये जो सारे इनिशिएटिव्स हैं ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए ताकि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको एक तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट दी जा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।